नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। गरीब को 10% आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर संसद में करीब करीब एक मत है और अब विश्वास हो चला है कि इस पर वो अपनी मुहर भी लगा देगी। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठे हमारे भविष्य निर्माता कम से कम गरीबों के मसले पर एकजुट नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत विरोध भी हो रहा है, दो एक पार्टी को यदि छोड़ दे तो। हम आपको बता दें कि इस गरीब सवर्ण आरक्षण में सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, सिख हो, जो भी धर्म है, सब शामिल हैं। आज तक किसी भी आरक्षण के हकदार ये सब नहीं थे। अगर गरीब हैं तो वे आरक्षण हासिल कर सकेंगे, यानी अब उनके लिए भी रोजगार और शिक्षा हासिल करने के लिए कम से कम 10% स्थान आरक्षित होगा। गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग बड़े दिनों से की जा रही थी। खुद पिछड़े और दलित समुदाय के नेता भी इसकी पैरवी करते रहे हैं। हालांकि बीते दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के बयान से बीजेपी की खूब किरकिरी भी हुई थी। दबी जुबान में ही सही, कहा तो यह भी जा रहा है कि भागवत के बयान ने ही बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लुटिया डुबो दी थी। आखिर सबसे बड़े इम्तिहान से पहले अब खुद बीजेपी फिर उसी तरह का दांव क्यों खेल रही है और उसकी धुर विरोधी पार्टियां इसका समर्थन क्यों कर रही है। समय शिखर में हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मोदी सरकार के सवर्ण जातियों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के फैसले पर लोकसभा में बहस जारी है। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस बिल को पेश किया। बिल का नाम संविधान में 124वां संशोधन विधेयक 2019 रखा गया है। विधेयक 3 पन्नों में है। कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी इस बिल के समर्थन में है। आपको सुनाते हैं लोकसभा में बहस के कुछ अंश। ऊंची जाति में से भी जो लोग थे वो काफी गरीब हो गए हैं, और जब गरीब हो गए हैं तो आज स्कूल का जब जो इन्होंने कहा, ठीक कहा कि एक समान अवसर होना चाहिए। हम इक्वल एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो हर आदमी का, हर बच्चा, हम ना यही कहते कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। अरे देखिए, मैं रेलवे मिनिस्टर था। रेलवे मिनिस्टर के समय में हम कहते थे एक ही बात है, देखो, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए रेलवे, और वेयर देयर इज नो विल देयर इज ए सर्वे। तो जहां इच्छा है रेलवे है, नहीं है तो सर्वे है। करना है तो तुरंत करो, नहीं करना है तो एक कमीशन बनाओ। कमीशन तो पहले भी ऊंची जाति के लिए बना, सवर्ण आयोग, कौन कौन आयोग बनते गया, मंडल आयोग से लेकर पहले भी बना, SC ST के लिए भी बना। तो ये क्या कहते हैं कि हाँ, जो मामला जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि नियत का मामला है। 72 साल में जो चीजें नहीं हुई थी, जो गरीब थे, आज भी कई गरीब सवर्ण से आते हैं, उस पीड़ा को समझा। इसलिए प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास लेकर के, अगर आप देखेंगे ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देना, उसके बाद आप देखेंगे ट्रिपल तलाक देना, ट्रिपल तलाक को लाना, आप देखेंगे SC ST एट्रोसिटी बिल को लाना, और आप देखेंगे सवर्णों के लिए। तो ये एक तरह से समग्र विकास की कल्पना और सबका साथ सबका विकास वोट कहीं नहीं है। अनारक्षित वर्ग के गरीब परिवारों के लिए भी कुछ सुविधा होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन फिर ये जुमला है क्योंकि मैं बताता हूं आपको, 16% अनुसूचित जाति, 60% अनुसूचित जनजाति, कितने हुए 23, 27% पिछड़ा वर्ग, 50% से ज्यादा हो नहीं सकते, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी एक और जुमला उन्होंने फेंक दिया, 10% अनारक्षित वर्गों के गरीबों को भी दिया जाए। अगर आप इससे वाकई में आप गंभीर हैं तो संविधान संशोधन लाइए। 22.5% SC ST के लिए ऑलरेडी था, इसलिए 27% किया गया। 22.5% जो SC ST के लिए है वो आबादी के हिसाब से था। पिछड़ों के लिए भी आबादी के हिसाब से होना चाहिए था,
लेकिन 50% की सीमा की वजह से उसको आधा कर दिया, 27% कर दिया। अब जब गवर्नमेंट 50% की सीमा को उल्लंघन आगे जा रही है, जब उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है, तब हमारा ये मांग है कि ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54% आरक्षण होना चाहिए। और ये जो आरक्षण ला रहे हैं, इसका हम समर्थन करते हैं। उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, वाक्य थे। एक था कि सभी नागरिकों को, टू ऑल सिटीजन्स, और इस पे कोई धर्म या जात का संबंध नहीं था। हम क्या क्या देंगे? जस्टिस दैट इज सोशल। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सामने निकल के आ रही हैं। बहुत ज्यादा ख्याल गरीबों का भी इस वक्त दिख रहा है राजनीति में, और सबसे बड़ी बात है कि उस वर्ग के लिए भी ख्याल दिख रहा है जहां की वो उच्च वर्ग से आते हैं और संयोगवश वो गरीब हैं, कालांतर में गरीब होते चले गए। समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं पटना स्टूडियो में। हरखू झा, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है कांग्रेस का, आपका बहुत स्वागत है। सच्चिदानंद राय, आप नेता है बीजेपी से, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रांची स्टूडियो में राजीव कुमार, आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, हाईकोर्ट में हैं, आपका बहुत स्वागत है। हम आपसे समझेंगे कि क्या क्या टेक्निकलिटीज सब हैं। और अमरकांत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, खबर मंत्र के, आपका बहुत स्वागत है। तो हरखू झा जी, पहले तो हम आपको समझ लें, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आपकी पार्टी ने भी सहयोग तो किया है, समर्थन किया है, बहुत सारी आलोचनाओं को भी सामने रखा है। अब ये बताएं कि 50 से इतर 10% की बात हो रही है, और सवर्ण है वो, सवर्ण में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला और इसकी बात नहीं है, अक्रॉस द कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबकी बात है। तो आलोचनाओं का आधार सिर्फ ये है कि आज ये विधेयक पेश किया गया, संशोधन विधेयक, या फिर कुछ और है? देखिए, हमारी पार्टी ने वर्ष 1992 में नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में ये बिल लाया था। 27% जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था उसी के साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला रिजेक्ट हो गया। लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए क्यों रिजेक्ट हुआ। और 2018 जो बीता है आपका नवंबर में, उसमें अभी तक 6 बार सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न स्टेटों के इस तरह के आरक्षण को रिजेक्ट कर दिया है, और कैप लगा हुआ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। अब आज पार्लियामेंट में बहस चल रही है, किस तरह का उन्होंने बिल पेश किया है, क्या क्या शब्द और क्या क्या क्लॉज जोड़ करके उन्होंने रखा है। कल से जो ये बहस चल रही है टेलीविजन पर या मीडिया में, तो उससे यही प्रतीत होता है कि संवैधानिक विशेषज्ञ भी इस पर बटे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। नहीं, लेकिन एक बात, तो पहले तो राज्यसभा और लोकसभा से पहले पास होने दीजिए, इसमें इसलिए पास हो जाएगा बात है, इसमें संशय नहीं है, इसलिए कि इसमें सारे के सारे दल इसमें शामिल हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बिल तो पास हो जाएगा। मैं आपसे जब बिल पास होने के बाद जब कहीं मेरा सवाल है आपसे, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कोई पीआईएल में लेकर चला गया या सुन तो लीजिए मेरी बात सर, स्वतः निर्णय ले, एक सेकंड में हम क्लोज कर देते हैं। स्वतः सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय ले, जैसे कि संविधान समीक्षक लोग इस बात को बोल रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को इस बात का संशय है कि दिग्विजय सिंह ने अभी ठीक कहा है कि ये बाद में फिर वही जुमला हो जाएगा कि 15 लाख रुपया 2 करोड़ नौकरी, तो वही बनकर रह जाएगा। लेकिन ये जो देर आया दुरुस्त आया, इसका पार्टी स्वागत करती है। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात तो है ना सर, आपने नरसिम्हा राव साहब का जिक्र किया कि जब उनकी सरकार थी 1991 में वो नोटिफिकेशन लाए थे 10% रिजर्वेशन को लेकर, वो नोटिफिकेशन था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ था। संविधान संशोधन नहीं हुआ था, जो 16(4) में जो संशोधन बिल पेश किया गया संशोधन के लिए, वो नहीं तब किया गया था, प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया गया था। इन्हीं कारणों से सर्वोच्च अदालत ने उसे रिजेक्ट किया था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बहरहाल, सच्चिदानंद राय जी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी, चूंकि अब चुनाव के मुहाने पर है देश, और ऐसे में एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलना चाह रही थी कि सवर्ण जो वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है कि आप उनको अपनाने, वो नाराज ना हो, चूंकि SC/ST एक्ट बिल को लेकर सवर्णों ने काफी नाराजगी जताई थी, सिर्फ इसीलिए ये संशोधन बिल आप ला रहे हैं?
SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर जो अध्यादेश आया क्या वो भी ट्रम्प कार्ड था? OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया क्या वो भी ट्रम्प कार्ड था? ट्रिपल तलाक के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध है क्या वो ट्रम्प कार्ड है? सवर्णों को 10% आरक्षण की बात कर दी तो ये ट्रम्प कार्ड है। अगर ये सारे ट्रम्प कार्ड है तब तो बेकार का हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तब तो 542 से 542 सीट हमारा हो गया। देखिए कोई सरकार काम करे तो उसको आप ट्रम्प कार्ड कह दीजिएगा जी, ये से नहीं होता है। सरकार काम कर रही है और सरकार देख रही है कि हाँ गरीबों में रोष तो था ही, देखा गया कि हाँ भाई ये बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो इसके पहले की सरकारों ने इसको तवज्जो नहीं दिया, इस सरकार ने 56 इंची का सीना दिखाया है, बाकी लोगों को साथ मिल रहा है। और जब संशोधन हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कानून का इंटरप्रिटेशन करती है। जब 2/3 बहुमत से जब ये लोकसभा से पास हो जाएगा, कल राज्यसभा से पास हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ कहने लायक रह ही नहीं जाएगा। हाँ आप अगर अध्यादेश नोटिफिकेशन लेके आइएगा और जुमलाबाजी कीजिएगा जो कि किए थे 1992 में, तो उसको तो खारिज होना ही था। और ये बात समझिए, ये आर्टिकल 14 में नहीं संशोधन हो रहा है, आर्टिकल 15 और 16 में है। इससे जातिगत आरक्षण पर एक लिमिट है कि 50% ऊपर नहीं कर सकते, और यहाँ पर एक दूसरे तरह का प्रावधान किया जा रहा है जो कि आवश्यक है, वेलकम है। हमें खुशी है कि बाकी पार्टियां भी और कुछ आज की पार्टी भी हमारा समर्थन कर रही है। लगभग सभी दल इसमें एक मत है कि गरीब का मामला है और राजनीति गरीबों की होती रही है इस देश में, 72 साल गुजर गए हैं, तो इस मामले में कम से कम चलिए एक सुकून की बात है कि ज्यादातर दल इस मामले में आपका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, यदि हम अब समझे, क्योंकि आप 3 विश्लेषक इस बीच हमारे पास मौजूद हैं, तीनों की हम राय जानना चाहेंगे कि ये जो टाइमिंग की बात बार बार राजनीति में हो रही है, टाइमिंग को लेकर चूंकि जाहिर विपक्ष अपनी आलोचना करेगा, उसका अपना एक तर्क होता है, उसका एक आधार होता है, लेकिन कोई किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि हम इसका विरोध करेंगे सिवाय आरजेडी के और डीएमके के, क्योंकि उनका अपना एक, उनकी राजनीति का एक नजरिया दूसरा है। तो फिर ऐसे में जो रास्ते आगे तय हो रहे हैं वो किस ओर ले जा रहे हैं? देखिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सबको डॉक में खड़ा किया, सारी पार्टियों को, और उसने कहा कि भाई ठीक है आप इधर रहिएगा, आप उधर रहिएगा, चीजें तय हो जानी चाहिए ये टेबल पर। और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी इस बिल को लेकर के आते हैं, पहले वो कैबिनेट से पास कराते हैं, फिर वो वेल में बिल लेकर के आते हैं और कहते हैं कि ठीक है पार्लियामेंट चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आपके पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप इसके पक्ष में वोट करेंगे या विरोध में जाएंगे। अगर विरोध में जाएंगे तो ठीक है, जनता के बीच हम जाएंगे, कहेंगे कि सवर्णों का हितैषी ये पार्टियां नहीं है, और अगर पक्ष में जाएंगे तो क्रेडिट की बात हम करेंगे कि भाई हमने ये बिल लाया, हमने ये साहस दिखाया, हमने सवर्णों की गरीबी देखी, फटेहाली देखी, बेबसी देखी, लाचारी देखी, और तब हम भी सवर्णों के बारे में सोचना शुरू किए कि ठीक है नरसिंहा राव जी ये हिम्मत नहीं दिखा पाए थे, अमेंडमेंट बिल नहीं ला पाए थे, हमने तो बजाते कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर करके तब इसको फ्लोर पर हमने रखा है। ठीक है जिसको जुडिशियल रिव्यू में जाना है, जहां जाना है वो जाए, लेकिन हमने ये हिम्मत दिखाई। तो यहां पर जो स्थिति है वो मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि इस देश में गरीब और अमीर यही 2 जातियां रह जाएगी। 21वीं सदी में हम आज कल उसे समझना तो पड़ेगा ही राजनीति को, जातियों में बांट करके समाज को अगला पिछड़ा करते रहेंगे। और गरीब की कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल सर, लेकिन हमारी राजनीति इसको समझने को तैयार नहीं है आज की तारीख तक। बहरहाल अमरकांत जी, इस आरक्षण को आपने कितना समझा और कितना महसूस हो रहा है कि कितना सही चल रहा है या कितना सवालों के घेरे में? संजय जी, जिस समय अवधि से हम अभी गुजर रहे हैं, लोकसभा चुनाव हमारे सामने है, इस वक्त आकर के अगर इस तरह की कोई लोक लुभावनी घोषणा होती है तो देश का आम आदमी, जिसको हमारे राजनीतिज्ञ मूर्ख समझते हैं, वो भी स्पष्ट समझते हैं कि ऐसी घोषणाओं का हश्र क्या होना है। अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें, अलग अलग स्टेट में जिस तरीके से हम 50% की सीमा रेखा को पार करने की कोशिश की और अदालत इन सबको वापस 50% के लिमिट तक लेकर के आया,
तो इससे स्पष्ट है कि अगर आप संविधान संशोधन ही करके इसको ठीक करना चाहते थे, आपको पीड़ा थी, आपको दर्द था कि गरीबों को 10% दे सवर्णों को, तो आप पहले भी कर सकते थे। ऐसे समय पे आकर के जब सिर्फ ये घोषणा बन के रह जाएगी, इस तरह की घोषणा करने नहीं, लेकिन अमरकांत जी एक बात तो है ना, मान लीजिए कि दोनों हाउस में यदि पारित हो जाता है तो फिर घोषणा बनकर तो नहीं रह जाएगी ना। जब बिल पारित हो गया तो इसके बावजूद परिणाम नहीं आ सकता है। नहीं, परिणाम तो सर ऐसा थोड़ी है कि 24 घंटे परिणाम तो बचा नहीं आया है। रिजर्वेशन एक अपॉर्चुनिटी की बात है उसमें तो। संजय जी सवाल ये है कि अगर आपकी नीयत सही है जी, सचिदानंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, इंतजार कीजिएगा क्योंकि राजीव जी का मैं समझूंगा पहले जी। हाँ बोलिए कंप्लीट कीजिए। सरकार अगर गरीब सवर्णों को कुछ देना चाहती है जी तो समय था आपके पास, 4 साल बीतने के बाद ये याद क्यों आया आपको? ठीक, आपका एक सवाल है कि अब जाकर याद क्यों आया। बहरहाल आप तैयार रखिएगा जवाब सर। पहले राजीव जी से हम समझ लेते हैं। राजीव जी, लीगल वर्ल्ड को यदि हम समझे इस पूरे मामले में, जो 15 और 16(4) की जो बात हो रही है, संशोधन को लाने की बात हो रही है, और उसमें फिर जो एक सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या इंटरप्रेट करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, दोनों बातें सामने आ रही हैं। एक कानूनविद होने के नाते आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यदि गवर्नमेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, कोई भी एक्शन किसी समय हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता जी। समाज के प्रति उसकी जवाबदेही है, तो अपने जाने के एक दिन पहले भी कोई डिसीजन लेती है तो उसके लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है जी। जहां तक बात कानून की बात है, तो सबसे हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, उसका आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 के नाम से जानते हैं समानता का अधिकार सभी के, राइट टू इक्वलिटी। जब हमारे संविधान विशेषज्ञ इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था तो ये मान के चल रहे थे कि ये हम ऐसा समाज विकसित करेंगे जहां सभी लोग बराबर होंगे। तो जहां तक 15 और 16 को आर्टिकल को लाया गया, उसका पर्पस यही था कि समाज में जो असमानताएं हैं उसको समानता के बराबर लाए, मतलब उसको बराबरी में ले आए। अब यहां पे हमारे पॉलिटिशियंस जो है बैठ करके वो असमान को समान में जब लाने की जो प्रक्रिया है उसमें अपना पॉलिटिकल बिजनेस शुरू कर दिए। तो पॉलिटिकल बिजनेस का रिजल्ट यही हुआ कि आज जो है रिजर्वेशन एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक्ट हो गया है किसी भी गवर्नमेंट का जी। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल एक्ट हो गया है। हम उसको ये मानते हैं कि आज के दिन में जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। और आर्टिकल 15 और 16 में जो प्रोविजन है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके इसको शेड्यूल 9 में डाल देना चाहिए कायदे से। हाँ, रामविलास पासवान ने ये मांग की है भाई देवे कि इसको 9वीं सूची में आप डालिए ताकि कोई इसमें विवाद ही ना आगे फर्दर हो। देखिए, इसलिए उन्होंने डिमांड किया है जी कि शेड्यूल 9 में आने के बाद से जुडिशियल रिव्यू का इसको बहुत कम हो जाता है, बहुत लिमिटेड। और उस परिस्थिति में जब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे के जिस साइड में भी बैठे हैं तो वो अपना पॉलिटिकल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल बिजनेस नहीं होगा तो हमारे यहाँ एजेंडा नहीं क्रिएट होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का, और सही तरीके से न्याय उस समाज के हर एक वर्ग को मिलेगा, उस वर्ग को मिलेगा जो ये मान के चला आ रहा है, हम लोग चल रहे हैं 70% लोगों 70 साल में कि अपर कास्ट या जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उसमें गरीब होता ही नहीं। ये पहले से ही भले गया था। वो नाली साफ करे, वो गंदगी में रहे, वो गरीब इतनी गरीबी रहे कि उसका 2 वक्त के लिए रोटी बने, उसका परिवार सुसाइड करे। ठीक सर। तो वो पांडे हो सकते हैं, दुबे हो सकते हैं, सिंह हो सकते हैं, श्रीवास्तव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का अधिकार लेने का। ठीक सर, मैं आपका फिर रुक करूंगा। सचिदानंद जी, आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं या मैं थोड़ा आगे चलूं? नहीं, इसमें एक थोड़ा सा एड ऑन करना है। हालांकि राजीव जी ने बात कह दी। हाँ। अमरकांत जी जो प्रश्न उठाया था कि अंत में क्यों, हाँ। राजीव जी ने कहा कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, 4.5 साल के लिए नहीं।
तो इसलिए अंतिम दिन तक काम करने का उसको मैंडेट है। चलिए, वो तो हो गया। और दूसरी बात में आता हूं, ये आरजेडी और डीएमके, क्या मतलब कि उनको सबका साथ सबका विकास में उनकी रुचि नहीं है? उनको बस वो एमवाई या उधर पता नहीं एक और क्या चलते रहता है, वो तो भाषा समझ में नहीं आती हमको। लेकिन समाज को इस तरह से के मेहमान है नहीं, जो ओबीसी कमीशन बनाती है, एक सरकार है जो, देखिए इतना ही नहीं, ये अगर देखिएगा 10% आरक्षण जो है केवल सवर्णों के नहीं है, वो सारे वर्ग चाहे जिस जाति से जिस धर्म से आते हो जो आरक्षण से वंचित थे, सर मालूम, उन गरीबों के लिए है। सर मालूम है, इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इस भ्रम को दूर करने के सिर्फ सवर्णों के लिए है, सवर्ण इस भ्रम से दूर हो जाएं, क्योंकि सिर्फ सवर्ण के नाम पर जो ब्राह्मण और राजपूत और लाला जी समझ रहे थे कि हम लोगों को मिलेगा, बढ़िया समझ रहे थे कि सिर्फ हमारे लिए है, तो नहीं, ये सभी ऐसे अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए है जिनको आरक्षण का अब तक अधिकार नहीं मिला था और जो गरीब होंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है, और यही तरीका था जी, अब समझ संविधान के दायरे में रहकर लाने का यही तरीका भी था, दूसरा कोई जाति के आधार पर नहीं आया, 50% का सीलिंग टूट जाएगा। मैं फिर आऊंगा सर, इसलिए बहुत अच्छा तरीका निकाला प्रधानमंत्री ने। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं सर कि आखिर ये आरक्षण किसको मिलेगा, बड़ा सवाल तो है ये। वर्तमान बिल के मुताबिक जिस परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए सालाना से कम होगी वो इस दायरे में आएंगे। इसके अलावा जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होगी वो भी आर्थिक आधार पर मिले इस आरक्षण के हकदार होंगे। ऐसा परिवार जिनके पास 1000 वर्ग फुट या उससे कम का फ्लैट है या फिर म्यूनिसिपैलिटी एरिया में 100 वर्ग गज और नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी एरिया में 200 वर्ग गज से छोटा घर है, वो भी इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल दूसरा भी है, इस आरक्षण से गरीब सवर्ण को कितना फायदा होगा, ये तो बात की बात है। फिलहाल सवर्ण वोटों से बीजेपी कितने फायदे की उम्मीद देख रही है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देश के 14 राज्यों में 341 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 179 सीटें सवर्ण बहुल हैं, ऐसा माना जाता है। ये तो आरक्षण की स्थिति है जो अब तक चली आ रही है। सवर्ण आरक्षण बिल जो आज है उससे पहले ओबीसी, एससी, एसटी 50% ज्यादा आरक्षण के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, जो भी चल रहा है, और संशोधन हम उम्मीद करते हैं कि हो भी जाएगा, क्योंकि ज्यादातर दल एक मत है, कुछ टुकड़े में अलग है। अब हम समझेंगे बाद में कि आखिर ये लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और एक कैलकुलेशन ये भी हो रहा है। लेकिन पहले उस पक्ष को समझ लेते हैं डॉक्टर संजय कुमार कि एक बैरिकेडिंग दी गई है कि गरीब कौन है। साहब, टैक्स एग्जेम्पशन तो 2.5 लाख रुपए तक की दी गई है, और यहां पे आपने उसको गरीब माना जा रहा है जो जिसकी आमदनी 8 लाख रुपए से कम यानी 7,99,000 तक हो सकती है, वो इसके हकदार होंगे। तो ये थोड़ा सा समझ से परे लग रहा है, ऐसा क्यों किया गया होगा डॉक्टर संजय कुमार? नहीं, इस पर तो डिबेट होनी चाहिए और इस पर मैं समझता हूं कि संसद में भी बहस होगी, क्योंकि जो सैलरी क्लास है वो सैलरी क्लास तो वो आइडेंटिफाइड है, वो अपनी सैलरी को नहीं छिपा सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो 8 लाख या उससे ज्यादा कमाता है, अगर उनकी पत्नी को भी 8 लाख जोड़ दिया जाए तो 16 लाख हो जाएगा, और अगर वो भी गरीब के ये में श्रेणी में आ जाएंगे, अगर वो आरक्षित की श्रेणी में आ जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि यहां पर भी ईमानदारी नहीं बरती जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं। जी। आज मैं अपने चार्टेड अकाउंटेंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि एक व्यवसायी वर्ग के आदमी आते हैं और कहते हैं कि मेरा इनकम 4.5 लाख बनाइएगा, चूंकि मेरा बेटा आईआईटी का एग्जाम दे रहा है, उसमें उसको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। जी, अगर आप इसका ये ज्यादा बढ़ा देंगे तो शायद उस आरक्षण से वो वंचित हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस पर थोड़ा और विस्तार से जब ये बिल पास हो जाए, या इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाने के बाद भी ये बच जाए, तो ये बड़ा अच्छा मुद्दा है कि क्या वास्तव में उन जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल पाएगा, या कोई बिचौलिए जो बीच वाले लोग खा जाते हैं, इसमें भी कोई क्रीमी लेयर बन जाएगा, और ये क्रीमी लेयर जो है से इसका लाभ लेकर के निकल जाएंगे जी। और वो जो फटेहाली की जिंदगी जी रहे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो शायद आज होली दिवाली मनाने की बात कर रहे होंगे, वो फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाए। एग्जैक्टली, यही आशंका है,
यह आशंका है और बड़ी आशंका है। वो इसलिए है डॉक्टर सच्चिदानंद जी कि आप जब कहते हैं कि हमने ये क्राइटेरिया फिक्स किया है, ठीक है, अच्छी बात है, क्राइटेरिया कहीं बैरिकेडिंग तो आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन जिस देश में टैक्स एग्जेम्पशन 2.5 लाख तक का हो और आप जो टैक्स पेयर होते हैं वो गरीब नहीं होते हैं, आप ही की व्यवस्था कहती है और हमें उसे स्वीकारना होता है, वहां 8 लाख सालाना इनकम वाले को आप कैसे मान रहे हैं गरीब भाई? गांव के वो लोग जिनकी आमदनी सालाना 80,000, 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया हो, उनका बच्चा बड़ी मुश्किल से गांव के आसपास के स्कूल या कॉलेज जैसे तैसे पढ़कर आगे बढ़ रहा है। लेकिन 7 लाख 8 लाख सालाना कमाने वाला का बच्चा जो है वो दिल्ली या मुंबई या कहीं और भी पढ़ रहा है, तो जाहिर है उसका एक्सपोजर ज्यादा है, कहां से कंपीट कर पाएगा जब आप अवसर की बात कह रहे हैं? तो यही कारण है कि इसमें और भी 3-4 क्राइटेरिया जोड़े गए हैं, जैसे 5 एकड़ जमीन की बात है, 1000 स्क्वायर फुट फ्लैट की बात है, 100 स्क्वायर यार्ड जमीन की बात है। ये अगर वो किसी भी तरह से पैसा कमाता होगा, जैसा अभी कह रहे थे साहब बगल में हमारे, कमा रहा होगा तो किसी न किसी रूप में तो कहीं ना कहीं तो जमा कर रहा होगा, या तो वो मकान बनाएगा या जमीन खरीदेगा, या तो इस तरह से कहीं किसी न किसी आधार पर वो चढ़ जाएगा। मेरा प्रश्न इससे था। मेरी बात पूरी कर दी, एक मिनट और, 30 सेकेंड और जी। लेकिन ये एक पैराडॉक्स है, ये क्रीमी लेयर कैसे डिफाइन किया जाए, ये पैराडॉक्स हमारे देश में भी है। और ये क्रीमी लेयर केवल ये जो 10% आरक्षण की बात उसमें नहीं, बाकी जो सारे 49% है उसमें भी क्रीमी लेयर को ठीक से आकलन करना पड़ेगा। और इसी समीक्षा की बात माननीय मोहन भागवत जी ने की थी। 70 वर्षों बाद भी अगर हम ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि जिनके लिए आरक्षण बना है क्या उनको प्राप्त हो रहा है, क्या उसके उस वो बैकवर्ड कम्युनिटीज के अंदर फॉरवर्ड नहीं निकल गए हैं, ठीक सर, वही मलाई खा रहे हैं। मैं समझ गया सर, मैं कांग्रेस को भी शामिल आज हल नहीं हो सकता सर, मैं कांग्रेस को आज हल नहीं हो सकता, इस पर चर्चा होनी चाहिए, मैं सहमत हूं आपसे। मैं इसको सार्थक दौर में इसलिए जाना चाह रहा हूं। हरकुजा जी, मेरा सवाल थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, क्योंकि इस बहस को मैं उस दिशा में इसलिए ले जाना चाह रहा हूं क्योंकि हमारा संपर्क गांव से है, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और मैं गांव को बहुत अच्छे तरीके से जीता हूं और जानता हूं और वहां की आबादी को समझता हूं। और मैंने देखा है, चाहे वो ब्राह्मण हो या दूसरे जाति धर्म के लोग हों जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, ऐसी बड़ी आबादी है सर जो बेहद गरीब है, जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए भी नहीं है ठीक से, और वो जलोधारी भी होते हैं। और विश्वास मानिए वो कहां से हमारे बच्चों से या हम जैसे लोगों के बच्चों से कम्पीट कर पाएंगे सर, और आरक्षण का सही लाभ दरअसल वो नहीं उठा पाएंगे। क्या इस पर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है राजनीति को? हरकुजा साहब, इसमें 2 ही बात हो सकती है। एक तो अभी जो विधेयक आया है उसमें जो प्रावधान 8 प्रकार का दिया गया है, तो वर्तमान में वो है। यदि आप हमसे पूछिएगा निजी राय में जो चीज का आप बखान कर रहे हैं, उसमें यदि हमसे पूछिएगा तो कांग्रेस ने इस तरह का मापदंड पहले ही तय कर दिया था। वो तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी में जो बीपीएल का जो सूची है, असली गरीब देश के हकदार वही है। उसमें सब वर्ण के, सब जात के, सब धर्म के सारे लोग बीपीएल सूची में आते हैं। तो यदि इस सूची को भी उसमें यदि शामिल कर दिया जाएगा तो उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो अभी जो 8 खाका तैयार किया गया है उससे ज्यादा मतलब इन लोगों को निश्चित रूप से अभी तो डाइल्यूट हो रहा है सर। एक अच्छा तरीका यही हो सकता है, दूसरा कोई तरीका अभी नहीं हो सकता। इसीलिए न तो जातीय जनगणना हुआ है, न आर्थिक जनगणना हुआ है। ये यदि कुछ हुआ भी है 2011 में तो सारे ठंडे बस्ते में डाले गए हैं। आप नेशनल लेवल पर आपका इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। तो जब तक कोई ऑथेंटिसिटी आप देश के सामने नहीं ला पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट यही पूछेगा, मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट यही पूछेगा कि आपका आधार बेस क्या है, तो वो आप कह नहीं पाएंगे। उनके माने सोलिसिटर जनरल इस बात को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये सब बात शंकाएं हैं, वो तो खैर बात की बात है, हम उतना संविधान विशेषज्ञ नहीं है। जो नहीं ठीक है, लेकिन इस पर तो गौर करना पड़ेगा क्योंकि आप गरीब का ख्याल रखने की बात जब कह रहे हैं तो सही मायने में गरीब को लाभ मिले। तो मैं बता दिया अमरकांत जी, मैं अमरकांत जी से जान लूं। गरीब की परिभाषा इस देश में क्या सर? मैं समझ गया, आपको जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है वही गरीब है। पॉवर्टी लाइन वाले कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनको शामिल कीजिए, उसको उनको लाभ मिलेगा। ठीक। अमरकांत जी, दरअसल जब हम गरीब की बात कहते हैं ना, तो सही मायने में जो 2 जून रोटी के लिए तरस रहा हो, बड़ी मुश्किल से बाल बच्चे परिवार का पालन पोषण जैसे तैसे संघर्ष करके कर रहा हो, ऐसी जगह पर रिमोट एरिया में जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, दरअसल वही गरीब है, मेरा ही मानना है। और ऐसे में जब हम 8 लाख की बैरिकेडिंग लगाते हैं ना सर,
तो मेरा ये मानना है कि लगभग मोर देन 90% पॉपुलेशन इस रिजर्वेशन कैटेगरी में आ गए, और जब ये लोग आते हैं 90% लोग यदि इसमें आ गए तो आपका पर्पस ही डाइल्यूट हो जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है सर? अगर अब तक जो आरक्षण की व्यवस्था रही है, हम उसी को अगर देखें पिछली व्यवस्था को, तो उसमें बहुत साफ दिखता है कि जो जरूरतमंद हैं उन तक लाभ हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जो क्रीमी लेयर, जिस क्रीमी लेयर की हम बात करते हैं, वो अधिकतर क्रीमी लेयर उसका लाभ लेकर के उड़ते रहे हैं। हम पिछड़े में SC ST की बात कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जो नई व्यवस्था, जो नया प्रावधान हम करने की बात कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, इसमें जो फैक्ट्स अब तक मीडिया के माध्यम से और बाकी चीजों से बाहर आए हैं, वो उससे साफ लग रहा है कि सरकार की जो नीयत है वो सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने की है। ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत संजीदगी से पिछड़े अगड़े सवर्णों को, जो उसमें गरीब है, उनको लाभ देना चाहती है। अगर लाभ देना चाहती तो जिन प्रावधानों की बात आप अभी कर रहे थे, जो झा जी ने कहा या डॉक्टर साहब ने जो कहा, आप देखें कि अगर उन चीजों को सही तरीके से शामिल हम करें तो सही दिशा में हम इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में ही अगर ये इस तरह के व्यवधान आ रहे हैं, नहीं सर, ये व्यवधान तो दिख रहा है ना, के हाथ में ही है। मैं राजीव जी, आप जरा समझाइए, कानून के जानकार हैं आप। भाई अभी कुछ साल पहले तक जो 22 रुपया प्रतिदिन खाने में खर्चा कर सकता था, वो गरीब से ऊपर जा रहा था, ठीक ना सर? अब क्या है कि अब गरीब की एक नई परिभाषा भी तो हो रही है ना। यदि 8 लाख रुपए तक की आमदनी से कम, यानी कि 7,99,000 तक आमदनी जिसकी है, वो एक नया गरीब पैदा ले लिया इस देश में। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि फिर जिस मकसद से हम जिनके लिए जो करना चाहते हैं वो फिर वो छूट जाएंगे और उतने ही पीछे रह जाएंगे और एक नई विषमता खड़ी होगी? देखिए, ये पूरा जो एक्ट है और जो काम हो रहा है आरक्षण के लिए, वो इस राज्य सरकार का जो ध्येय है, वो अपना जो एजेंडा है बीजेपी का और संघ का जो हमारे जो टॉप मोस्ट लीडर है संघ के, उनके द्वारा जो बोला गया कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना, इकोनॉमी बेस्ड, फाइनेंस बेस्ड जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए। माने आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसके हिसाब से नेशनल लेवल पे। तो हमको लगता है कि उसी ओर एक कदम इस राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने लिया है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, एक चीज आपको हम बता दें, इस रिजर्वेशन के कैटेगरी में वो क्रिश्चियन गरीब क्रिश्चियन आएंगे जो बेतिया के, इस कैटेगरी में वो आएंगे दुबे जी लोग या तिवारी जी लोग जो गुमला के गांव में रहते हैं, बहुत गरीब है। तो आप कैसे तय कर सकते हैं सर? ज्यादा गरीब, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? दिल्ली में रहने वाले पांडे जी भी इस कैटेगरी में आएंगे जिनकी सालाना आमदनी 7.5 लाख रुपया है, 8 लाख से कम है, वो भी तो आएंगे। चौधरी जी भी आएंगे, वो बहुत वो देखिए वो बहुत कम होंगे। क्या अमीर होते हैं? इसलिए बता रहा हूँ 7 लाख रुपए कमाने वाले अमीर हो जाते हैं। देखिए, मोबिलिटी नीचे के जमाने में पहले गरीब की परिभाषा तय कीजिए, गरीब कौन है? ऐसे नहीं होगा ना सर, फिर तो आपको एक तय करना पड़ेगा। नहीं तय करेंगे ना, अभी पावर में बीजेपी है, बीजेपी तय करेगी, तय करेगी गरीब कौन है। 8 लाख रुपए आने वाला सही है शेड्यूल्ड राइट में संजय जी, आप 2 जून की मीना परिवार है, एक घर में 15-17 IAS अफसर है, तो आप उनको बंद तो नहीं कर सकते। उसी तरह का यहां भी वो गरीब लोग जो अपर कास्ट के हैं, जो क्रिश्चियन है, गरीब क्रिश्चियन है बेतिया के, या मान लीजिए जो सैयद है आपको सिवान के गरीब, उनको रिजर्वेशन का फायदा जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सैयद में सारे लोग डेवलप्ड है। नहीं सर, देखिए राजीव जी, हम आपकी इस बात से असहमत नहीं है। नहीं, देखिए राजीव जी, हम आपकी इस बात से असहमत नहीं है। हमने ये विचार इसलिए रखा है क्योंकि आज न कल इस पर बहस होगी और तब तो नीति आयोग को एक नई परिभाषा गढ़नी होगी सर, कि आखिर गरीब दरअसल है कौन और कहां तक जाकर आप गरीब होते हैं और इसके बाद अमीरी की रेखा शुरू होती है। क्योंकि फिर ये 2 तरह 3 तरह का नहीं चलेगा गरीब। आप यहां पे 4 तरह का आरक्षण हो रहा है इस देश में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अब सवर्ण, गरीब सवर्ण। तो गरीब सवर्णों के लिए क्राइटेरिया 8 लाख तक हो जाएगा, तो वो गरीब जिनकी बात हम कहना चाह रहे हैं, वो एडजस्ट कहां से हो पाएगा सर?
संजय जी, हम लोगों को एक चीज हमने सच ये बताइए सर कि क्या ऐसी गरीब जो है गरीब को लाभ मिल रहा है या उसका बात क्यों नहीं करते, लाभ मिल रहा है नहीं मिल पा रहा है, वही तो हम कह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। एक्शन परमानेंट नहीं जो नौकरी वाले गरीब है उसके लिए अलग डेफिनेशन यही लाया है। एक्शन होता है इसीलिए है अभी तक बार बार चेक हमने एक विचार दिया है, किया जाएगा। कुछ हमारे पास पब्लिक की भी राय है, जरा वो भी सुनवा लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 की तरह फिर प्रधानमंत्री ने जनता को मूर्ख बनाने का काम शुरू कर दिया है। साल है और कई विषयों पर केंद्र से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य घिरे पड़े हैं कई मुद्दे को लेकर, और उसी की भरपाई करने का ये प्रयास है। और ये मैंने पहले भी कहा कि लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने का इन लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। जिस तरीके से 2014 में लोगों को और देश के आम नागरिक, गरीब, गुरुआ, दबे कुचले लोग, व्यापारी, सम्रांत लोग, सभी लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। फिर से अभी ये उस चाल पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब जनता इनको अब माफ नहीं करने जा रही है। जेएमएम का क्या स्टैंड होगा जब यह आरक्षण सामने आता है? हमने तो कहा, हम मांग करते हैं कि झारखंड के जो मूलवासी पिछड़ी जातियां हैं इनकी आरक्षण 27% कर दिया जाए। जनसंख्या के अनुपात में जो 26% आरक्षण यहाँ के आदिवासियों को है उनका 28% किया जाए। और हम साथ में ये भी मांग करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी 5% का आरक्षण दिया जाए। सही फैसला लिया गया है, होना चाहिए था। कैसा ये फैसला है सरकार का? फैसला अच्छा है, अच्छा फैसला है। अच्छे हैं, अभी सब निकलने वाले हैं, सबको अच्छा हो रहा है, सबके लिए अच्छा हो रहा है। ये क्या लगता है कैसा ये फैसला है? बहुत अच्छा है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। यह निर्णय बहुत ही अच्छा है। सवर्णों में भी 10% जो कमजोर तबके हैं, जो कि बहुत दिनों से उसका लाभ से वंचित थे, उनको लाभ पहुंचाना ये सरकार का ध्येय है और होना चाहिए। निर्णय बहुत देर से हुआ, बट नो डाउट बहुत ही अच्छा है। मींस अब ये है कि जिनको एक्चुअली जरूरत है, सवर्ण लोग भी ऐसे हैं जो जिनको नहीं मिल पा रहा था, जो नहीं कर पा रहे थे, अब अच्छा है उनको अगर रिजर्वेशन आ रहा है तो वो भी अब आगे आ पाएंगे। इस निर्णय को मैं बहुत अच्छे रूप में देख रहा हूँ। मोदी सरकार ने बहुत ही लेट, लेकिन इस देश में कम से कम सवर्णों को भी मिला, लेकिन इसमें जो मिले वो सही लोगों को मिले। मेरा साफ साफ कहना है, अगर इसको आरक्षण देना था तो आज से 4 साल पहले क्यों नहीं दिया, और अगर देना था तो पहले संविधान का संशोधन होना चाहिए था। 10% देने का जो घोषणा किया गया है उसमें तो 8 लाख से नीचे वाले लोगों को बोला गया है। मेरे हिसाब से ये तो एक सही कदम उठाया है सरकार ने, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ ना कि जितने भी लोग हैं उनको एक लेवल पे रखा जाए, और वैसे भी देश में कुछ हो नहीं रहा है। आरक्षण तो मिलना चाहिए, और भारत का वासी है, जितनी भी वासी है ना, उस सभी का हक है, समझे ना। लेकिन सरकार आरक्षण दे रहा है तो अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, सबका हक है। यहाँ जो सामान्य वर्ग या स्वर्ण वर्गों को जो 10% की आरक्षण दी गई है उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है देश में कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनका क्या होगा, उनके आरक्षण का क्या होगा। अल्पसंख्यक समाज जो इस देश की एक बड़ी आबादी है, वो भी इस देश का नागरिक है, उसके आरक्षण का क्या होगा। पैरामीटर की बात बार बार हो रही है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं पहले आपसे समझ लूं कि ये बेशक थोड़ी जल्दबाजी जरूर है कि आज जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि पैरामीटर आखिर हो क्या, लेकिन एक पैरामीटर के बिना तो कुछ भी नहीं होता है साहब। कहीं न कहीं उस पर तो वाकई गंभीरता से तमाम राजनीति को चर्चा करनी होगी, चाहे आज करें या कुछ दिन बाद करें।
पे निश्चित रूप से करनी होगी। जिन लोगों को भी आरक्षण मिला है, आप अगर उस कैटेगरी को देखेंगे ए, बी, सी, डी, तो देखिए ना, अभी ए ग्रेड में कितने लोगों को उसका आरक्षण का फायदा मिला है, बी ग्रेड में कितने लोगों को फायदा मिला है, डी ग्रेड में थोड़ी संख्या है, लेकिन ए, बी, सी में देख लीजिए, अभी भी सीट वहां वैकेंट है, अभी भी चीजें वहां नहीं हो पा रही है। तो यहां भी एक लेवल पर जाकर के तो आप रुकना होगा, तय करनी होगी, क्योंकि उसी 50% में 10% को आप दे रहे हैं। अब उस 10% लोग का एक पैमाना जब तय होगा, जिसके आधार पर वो बताएंगे कि हां वास्तव में उनको जरूरत है। भाई किसी के लिए 5 रुपया भी कम होता है, किसी के लिए 5 रुपया बहुत अधिक होता है, बिल्कुल। तो ठीक है, किसी का काम 8 लाख में भी काम नहीं चल सकता है और किसी का 8,000 में भी काम चल सकता है, लेकिन सरकार को और सारी पार्टियों को तय तो करनी होगी कि वास्तव में जरूरत किनको है। वही तो मैं कह रहा हूं कि हर आरक्षण की तरह इसका भी लाभ अगर क्रीमी लेयर लेकर के निकल गए तो जो जरूरतमंद है वो तो वही खड़े रह जाएंगे। ऊपर ऊपर जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। बिल्कुल। सच्चिदानंद जी, क्या है ना कि चूंकि हम लोग बड़े सार्थक बहस की ओर चल रहे हैं और दिशा तो इसी रूप में आगे बढ़ती है, देश की और समाज की भी, तो सवाल ये उठता है कि आपका ही पर्पस वही है, कांग्रेस का ही पर्पस वही है, तमाम राजनीतिक दल इसी बात को लेकर केंद्रित भी है कि गरीब को इसका लाभ मिले। ऊंची जाति में भी गरीब होते हैं। ये सुकून की बात यह है कि अब राजनीति इस बात से सहमत हो गई है कि उच्च वर्ग में भी गरीबी होती है। अभी तो अगल बगल झांकते हुए, समझते हुए भी लोग चुप्पी साधते थे, लेकिन ये पहली बार इस बात को लेकर एक बात जोर पकड़ी है जो सही मायने में सही दिशा की ओर जाता हुआ कदम दिख रहा है। लेकिन एक मापदंड तो सही मायने में सही तरीके से ही तय करना पड़ेगा ना सर। संजय जी देखिए, आप एक बात समझिए, ये निर्णय इस बार जो कल जो निर्णय आया है एक मामले में बहुत ऐतिहासिक है। अब ये पूरे विमर्श को एक दिशा में लेके जा रहा है। गरीबी की रेखा क्या होनी चाहिए, क्रीमी लेयर किसे कहते हैं, और सिर्फ सवर्णों में और ओबीसी में नहीं, ये चारों कैटेगरी के अंदर में किस प्रकार जिनके लिए ये अफर्मेटिव एक्शन दिया जा रहा है उनको इसका लाभ मिल सके, उसका तरीका क्या होगा, किस तरह से उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाए, इन सब विषयों में जाएगा। देखिए अल्टीमेटली जब इस दिशा में जाएंगे तभी एक दिन आएगा जब सिर्फ 2 जातियां रह जाएंगी, गरीब और एक अमीर। नहीं तो 70 सालों से हम जातियों की खाई और बढ़ाते जा रहे हैं, गैप बढ़ाते जा रहे हैं। ये आने से क्या हुआ, ये जाति से हटकर आरक्षण है, ये सवर्ण आरक्षण नहीं है, ये जाति से हटकर आरक्षण है, उनके लिए है जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। और अल्टीमेटली अगर बाकी भी 3 कैटेगरी में सुधार करेंगे, जो करना पड़ेगा कालांतर में। नहीं, ये सवाल इसलिए हो रहा है सर, सोचना पड़ेगा सर, क्या है ना, ये सवाल किस प्रकार दबे कुचले और शोषित लोगों को ऊपर लाएंगे। मैं आप ही से रूबरू हूं, असल में आरक्षण का मकसद है। अब मुझे 2 मिनट का समय सिर्फ मेरे पास है, क्लोज भी करना है। बहुत संक्षेप में आपका जवाब मैं चाहता हूं, क्योंकि अनारक्षित वर्ग के उस 50% में से ही एक 10% निकाला जा रहा है, ठीक। तो जब हमारा 50 में से 40 बचता है जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी जात धर्म और वर्ग के लोग हो, सामान्य कैटेगरी वो आ सकते हैं, तो इस 10% का सही मायने में जस्टिफिकेशन दिखे और सही मायने में एक्चुअल गरीब जो हो उसको इसका लाभ मिले। क्या इस पर होमवर्क की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हरखुजा साहब, क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी को, कि इस पर होमवर्क प्रॉपर वे में करने की जरूरत नहीं है अक्रॉस द पॉलिटिक्स? हमारी पार्टी तो बहुत पहले से होमवर्क कर चुकी है। मेरे ही पार्टी तो ये 2006 में कमीशन बनाई थी, सिन्हो कमीशन, तो होमवर्क का रिपोर्ट 2010 में आया, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो ठंडे बस्ते में आप डाल ही देते हैं ना। 2014 के मैनिफेस्टो में मैंने इस बात को डाला था 10% को, जो इन लोगों ने कल लागू किया है। ठीक सर, मेरी पार्टी समय नहीं है सब आपको रोक रहा हूं। राजीव जी, कंक्लूसिव स्टेटमेंट। पूर्व के क्या आपको लगता है कि ये जो सही मायने में आरक्षण को एक कदम की ओर देखा जा रहा है, ये एक और बढ़ता हुआ कदम है या फिर एक और पीछे जाता हुआ देश है? देखिए, एक अच्छा काम मोदी जी ने करा है, इनके गवर्नमेंट ने। एक चीज क्लियर है कि पिछले 4-4.5 साल से हम लोग जब देख रहे हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स को वॉच करते हैं संजय जी, तो एक चीज हमेशा आवाज आती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी से
कि जब कोई काम मोदी जी ने नया किया तो सभी पार्टियां यही बोलती हैं कि ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे, पहले ही ये काम करना चाहते थे। चलिए, बहरहाल पहले ही ये हम सोच लिए थे। बहुत धन्यवाद सर। अमरकांत जी, ओनली 15 सेकेंड, कंक्लूसिव स्टेटमेंट, कहां जाएगा ये? इस आरक्षण को हम इस नजर से देखते हैं कि अभी हाल के विधानसभा चुनावों में सरकार बीजेपी को जो ड्रॉबैक हुआ है, जो लूज की है, उसकी भरापाई की एक नाकाम कोशिश है। इससे ज्यादा और कुछ कहना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। इस पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, मंथन के तौर पर, विश्लेषण के तौर पर। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन देर से ही सही बहस तो शुरू हुई, और इस बहस की आवश्यकता देश को जरूर है, क्योंकि कब तक हम डरे सहमे रहेंगे और बोलने से हिचकिचाएंगे। यदि आरक्षण शब्द इस देश में बम के समान होता है, यदि आप उसकी समीक्षा की बात करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं और राजनीति की चूह हिल जाती है। ऐसे में एक शुरुआत ही सही, बहुत धीमी शुरुआत है, लेकिन आने वाला वक्त कभी न कभी जरूर तय करेगा कि जाति दो ही होती है, एक अमीर की होती है और एक गरीब की होती है। नमस्कार।